हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो आपकी यूपी डीलेट बीटीसी जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपकी सीरीज जो चल रही है, अभी कल ही हमने आपको बताया कि एग्जाम जो है उसकी डेट नहीं, बस एक नोटिफिकेशन आया है, वो भी ऑफिशियल नोटिस है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। और आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कॉलेज में 7 तारीख से भरा जाना स्टार्ट होगा, 7 से 13 तक। तो जहाँ तक है कि आप लोग को सिर्फ 20 दिन का टाइम मिल रहा है। इस वजह से पढ़ाई आप अच्छे से करिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी सीरीज के द्वारा अगर 20 दिन में पढ़ाई कर लेते हैं तो भी उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है वर्तमान भारतीय समाज, जो पेपर 1 है। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज चल रहा है। आपका पेपर 1 जो है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है और आपको पास करने के लिए 25 मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर 25 से कम आया तो आपका बैक लग जाएगा। तो चलिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, यानी एमसीक्यू चल रहा है। और 15 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। 50 नंबर की, चाहे आपका वर्तमान हो, चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, ये सब 50-50 नंबर के हैं। तो इसमें 15 नंबर का जो है आपका आता है एमसीक्यू। चलिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट, ये जो है 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है। ये जो जल संरक्षण की ये विरडा पद्धति है वो कहाँ पे प्रचलित है, मतलब किस जगह पे है? तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई कब? 1985 में। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास, यानी उपर्युक्त सभी तीनों है। वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं उदारीकरण, निजीकरण और संतुलित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? तो प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? रूसो। ठीक है, इन चारों में कौन है? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरम उत्कर्ष प्रदान किया। ठीक है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरम उत्कर्ष प्रदान किया किसने किया? कॉमेनियस ने, टीएच हक्सले ने, रूसो ने या बेकन ने? तो किसने किया है? आपके रूसो ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो प्रकृतिवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है शिक्षा के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी शिक्षण विधि, ऑप्शन सी है आपका पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है आपका अनुशासन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? शिक्षण विधि। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के शिक्षण विधि क्षेत्र में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? मतलब निम्न में से कौन प्रकृतिवादी है? सुकरात, स्पेंसर, हर्बर्ट या प्लेटो? तो आपकी स्पेंसर क्या है? प्रकृतिवाद है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। ये देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, कैसी होती है? अनुभव केंद्रित होती है। आगे क्वेश्चन। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? जो आपका प्रयोजनवाद है उसका जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? आपके पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की है? आपके श्री अरविंद घोष जी ने की है। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो किसने की है? श्री अरविंद घोष जी ने।
आगे क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। फिर से देख लेते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। आगे देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है उसको स्वामी दयानंद जी ने लिखा है। आगे देखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? स्वामी दयानंद जी ने कहा। फिर देख लेते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? स्वामी दयानंद ने। आगे देखते हैं, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? तो किस स्थान पे की थी? बोलपुर में। ठीक है, वर्ष 1901 में, फिर से क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? बोलपुर में। आगे क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? ये अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था। तो क्यों किया गया था? मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से। डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। आगे देखते हैं, 116 क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1953 है उसका दूसरा नाम है आपका मुदालियर कमीशन। क्या है? मुदालियर कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? ये क्वेश्चन आगे बताया है, 2 बार बता चुके हैं। सन 1964 या 65 में आपके कोठारी आयोग का गठन किया गया था। 118 क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? अब 1986 है तो 86 के बाद ही हुआ होगा संशोधन। तो देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो किस सन में किया गया था? आपके 1992 में। आगे देखते हैं, और 119 क्वेश्चन, राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? आपकी जो राम मूर्ति समिति है वो 1990 में गठित की गई थी। और क्यों गठित की गई थी ये देखते हैं। तो क्यों की गई थी? जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 उसकी समीक्षा करने के लिए। जो राम मूर्ति समिति है, क्वेश्चन अगेन देख लेते हैं, राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित की गई थी? क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। 120 क्वेश्चन, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो कौन करता है? आदर्शवाद। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है। आपके जो क्वेश्चन अगेन दूसरा है 121 कि शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है। कैसे? प्रगतिवादी के रूप में। 122, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य के क्षेत्र में है। किसमें है? उद्देश्य के क्षेत्र में। 123 क्वेश्चन, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? प्लेटो, सुकरात,
कांट, हीगल और बर्कले। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत की पहली सवाक फिल्म थी, कौन सी थी? भारत की पहली सवाक फिल्म थी आलम आरा। आगे देखते हैं। 125 ये एग्जाम में आया हुआ है। अब 2015 में जितने आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन है। बौद्ध कालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो कितने वर्ष में होता था? 20 वर्ष में। देखिए, उपसंपदा संस्कार कब होता था? जब मतलब कि बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब उपसंपदा संस्कार होता था, वो भी कब? 20 वर्ष में। आगे देखते हैं। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। फिर से देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा क्या है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यही नहीं आता है। दूरस्थ शिक्षा क्या होता है? जो दूरस्थ शिक्षा को बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग, मतलब आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आप संचार माध्यम के द्वारा आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और वहां पे कोई समय और स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो कितनी पे दिया है? 4 पे दिया है। ठीक है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? 4 शिक्षण पद्धतियों पर गांधी जी ने बल दिया है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 129। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? गीजू भाई बधेका ने। किसने लिखी है? गीजू भाई बधेका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? तो किस शिक्षाविद ने बल दिया है? आपके राधा कृष्णन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो सकता है, देख लीजिए फिर से। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? तो किसने दिया है? आपके डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 131। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? किसने कहा है? फ्रॉबेल जी ने कहा है। आगे देखते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, या क्वेश्चन देखिए फिर से। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो कितने में किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। 133। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? आपके महाराष्ट्र में। फिर देखते हैं क्वेश्चन। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो किसमें किया गया है? 45। ठीक है, 135।
शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? यह विचार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। फिर 136 में बुक देखते हैं क्या है। गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। अभी ऊपर ही पढ़ा है हम लोगों ने। गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है आपके प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ये जो है बुक वो गीजू भाई बधेका द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 137 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, देखिएगा, मानसिक विकास तो है ही, शारीरिक विकास तो है ही, सामाजिक विकास तो है ही, लेकिन इसमें आपका एक ऑप्शन दे दिया गया है सर्वांगीण विकास। जब आपका सर्वांगीण विकास लिख किया गया तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के विकास आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन स राइट हो जाएगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही आंसर होगा, आपका आंसर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मान लीजिए सर्वांगीण नहीं दिया होता या ये भी नहीं दिया होता, ये भी नहीं दिया होता, तो आपका मानसिक विकास हो जाता। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। आगे देखते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों में, मतलब कि जो आपके टीचर हैं वो छात्रों में राष्ट्र के लिए जो सद्भावना है, उनके मन में राष्ट्र के लिए सद्भावना का विकास कैसे कर सकते हैं? दंड देकर? बिल्कुल नहीं। पुस्तकों को पढ़ाकर? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, जब टीचर खुद उस चीज को अमल करेंगे या खुद उस चीज को करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे। इसलिए आपको ऑप्शन राइट है, यानी शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा स्वयं इसका अमल करके। ठीक है, 139 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, मतलब कि जो आपके महात्मा गांधी हैं उनके अनुसार छात्र को क्रियाशील, यानी उनके पाठ्यक्रम में जो क्रियाशील, उनको एक्टिव रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या है? हस्तकला विषय। ठीक है, अगेन रिपीट है वो कर देते हैं क्वेश्चन, देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है हस्तकला विषय। ठीक, 140। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया है? निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया है? आपके मैकाले ने। 2 बार आया हुआ है, 17 में भी आया है, 19 में भी आया है। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया है? मैकाले ने। 141। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। 142 क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, ये किसने कहा है? आपके हल जी ने कहा है। ठीक है, 143। जॉन डेवी द्वारा लिखित पुस्तक है। जॉन डेवी के द्वारा लिखित पुस्तक है, कौन सी है? देखिए, ये भी 2 बार आया है, 16 में भी आया है, 19 में भी आया है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 155 क्वेश्चन। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? आपके चेन्नई में। 146। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या माना जाता है? परिवार को। ठीक है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है किसको? परिवार को। 147। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा स्वयं बड़े लोग द्वारा इस पर अमल करने से। आगे देखते हैं 148 क्वेश्चन। प्लेटो समर्थक थे, ठीक है, इस पे ज्ञान पर आधारित शिक्षा के, जो आपके प्लेटो थे वह ज्ञान पर आधारित आधारित शिक्षा के समर्थक थे।
149 वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो आदर्शवाद पर आधारित थी। 150 मदरसा का संबंध था, मदरसा का संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से। 151 वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, जो आपका वैदिक शिक्षा है उसका प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार था। ठीक है, जैसे बच्चों को जब एडमिशन के लिए मतलब कि जाना, एडमिशन के लिए जब वो जाते थे तो उनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में क्या होता था कि बच्चों के बाल जो होते थे वो मुड़वा देते थे और उनको पीला वस्त्र देते थे धारण करने के लिए। जैसे आज के टाइम में क्या है कि बच्चों का एक फिक्स यूनिफॉर्म होता है, बच्चों के हेयर कट अच्छे से होने चाहिए, लड़कियां हैं तो 2 चुट्टी होनी चाहिए। उसी तरीके से प्राचीन काल का जो वैदिक शिक्षा है उसमें जो उपनयन संस्कार होते थे उसमें बच्चों के बाल मुड़वा देते थे और उनको पीले वस्त्र दे दिए जाते थे। फिर वो वस्त्र धारण करके तब वो मठ में या फिर जो है संघ में जहाँ पे भी शिक्षा ग्रहण करना था वहां पे वो जाते थे। 152 क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में? बिल्कुल नहीं। नदियों के किनारे? बिल्कुल नहीं। मठों में? मठ में तो बौद्ध में या संघ, बौद्ध में तो संघ में और मठ दोनों में दिया जाता था। तो कहाँ दिया जाता है? राष्ट्र कुलों में। ठीक है। 153 वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। वुड का जो आज्ञा पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ था? 19 जुलाई 1854 को। ठीक है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था आपके 19 जुलाई 1854 को। 154 राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी किससे? उच्च शिक्षा से। 155 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे आपके कौन थे? डॉक्टर यस राधा कृष्णन। 156 परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका था? पेस्टोलॉजी का था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 157 संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह कथन एडिसन महोदय जी का है। ठीक। 158 वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो कौन कौन से रूप प्रचलित है? औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है और निरौपचारिक है, इसलिए आपका उक्त तीनों आंसर सही हो जाएगा। 159 निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? औपचारिक साधन कौन नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। ठीक, क्योंकि परिवार क्या है? अनौपचारिक है। विद्यालय औपचारिक है, संग्रहालय भी है, पुस्तकालय, ये सब क्या है? औपचारिक शिक्षा के साधन है। और परिवार आपका क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है। 160 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? अनौपचारिक अब पूछा है तो कौन कौन है? परिवार समाज अनौपचारिक है, धर्म समुदाय ये भी अनौपचारिक है, राज्य चलचित्र टीवी ये सब क्या है? अनौपचारिक है, इसलिए जो है ये उक्त सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 161 खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप है ये आपका? निरौपचारिक है। ठीक, निरौपचारिक क्या होता है? इसमें आपका औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। ये दोनों का सम्मिलित रूप है, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्रा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का निरौपचारिक रूप है। ठीक, 162 क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? 162 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह जो है विचार किसका है? आपके जॉन ड्यूवी जी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। 163 निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो किसके लिए डाला गया था? 20 से 35 वर्ष के जो
उम्र के लोग थे। 164 राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है कि किस पे निर्भर है? जातिवाद पे बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिकता पे बिल्कुल नहीं, प्रांतीयता पे बिल्कुल नहीं, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 165 राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय अवबोध भावना क्या है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। 166 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो कौन कौन सी बाधाएं हैं? जैसे वर्तमान भारत में जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, हाँ है, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, उपर्युक्त सभी मतलब तीनों जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधा है। ठीक है। 167 राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। मतलब राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है कि भारत में जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उनको स्वीकार करना। 168 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं देखते हैं। छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान होना, सही है। छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष विशेष बातों से अवगत कराना, सही है। समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। 169 क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है, क्या है? यूनेस्को आपका जो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन सा है आपका? यूनेस्को है। ठीक है, UNESCO, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है। 170 क्वेश्चन, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? देखते हैं। फर्स्ट है आपका विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सही है। सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों का समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, सही है। आगे देखते हैं। विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसको हम उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। 171 देखते हैं। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं? तो कौन कौन से? स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीनों ऑप्शन आपका सही है। 172 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है ये? आपके हर्बर्ट महोदय जी का है। 173 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का यह विचार है? तो रिवलिन जी का है। ठीक है। 174 देखते हैं। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके, तो यह कथन जो है वो रूसो जी का है। ठीक है। 175 क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, इसको शेक्सपियर जी ने कहा है। ठीक है। 176 क्वेश्चन देखते हैं। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसने कहा है? आपके रेमंड जी ने कहा है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसने कहा है? रेमंड जी ने। ठीक। 127 क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? तो कौन है? टीपी नन जी है। ठीक है। आगे देखते हैं। 178 क्वेश्चन, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है,
वो कौन है? मानवतावादी। ठीक। 179, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? तो किसका है ये? जॉन ड्यूवी जी का है। 180, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो किसने किया है? एडम्स महोदय जी ने किया है। ठीक है। 181 क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है, क्या है? साक्षरता। 182, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति कौन होता है? माता होती है। 183, मूल्य अंतर द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है स्पष्टीकरण। ठीक। 184, पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? सत्य नहीं आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है? तो किसने कहा है? मैकाई वर्जी ने कहा है। ठीक। 186, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा है? ड्यूवी जी ने कहा है कि जो आपका विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है। ठीक। 187, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? आपके शिक्षण विधि में है। 188, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? आपका मानव निर्माण है। ठीक। 189, एमिल की रचना किसने की है? एमिल की रचना किसने की है? रूसो जी ने की है। ठीक है। 189 90 पे आते हैं। 190, मूल संकट का मुख्य कारण है। तो मूल्य संकट का मुख्य कारण है स्वार्थपरता। ठीक। 191, अगस्त काम्टे किस देश के दार्शनिक थे? तो जो आपके ऑगस्ट काम्टे थे वो फ्रांस देश के दार्शनिक थे। ठीक। 192, स्कूल और समाज यानी स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? तो किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? जॉन ड्यूवी के द्वारा लिखी गई है। ठीक। 193, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, यह कथन किसका है? आपके कमेनियन कमेनियस जी का है। ठीक। 194, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, क्या है? आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण ये तो है, ज्ञान को प्रोन्नति ये तो है, चरित्र प्रशिक्षण ये तो है, लेकिन परम अहम का विकास ये जो है शैक्षिक कार्य नहीं है। ठीक। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। 195, स्कूल को होम ऑफ फैमिली यानी प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो किसने कहा है? पेस्टोलॉजी जी ने कहा है। ठीक। 196, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलियर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? आपके लैटिन से लिया गया है। ठीक। 197, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल जो है वो है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व है। ठीक। 198, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? तो किसने किया है? प्रयोजनवाद ने किया है। ठीक। 199, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? हॉकिंस जी का है। ठीक। 200 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? बर्नार्ड शॉ जी का है। ठीक। तो देखिए हम लोग टोटल आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और बाकी जो पिछली क्लास थी उसमें भी हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया है और लगभग अभी 70 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसको हम पार्ट 3 में जो है कवर कर लेंगे। तो वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से बार बार रिपीट करके अगर आप सुनेंगे भी तो भी आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के आप वीडियो ऑन कर लीजिए, क्वेश्चंस आप, इसीलिए मैंने आपको चारों ऑप्शन नहीं बताए, क्वेश्चन पढ़ा
और डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर क्लियर भी हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो या किसी चीज़ में सुधार करना है तो कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दिया करिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट अगली क्लास में।